Hello dear student, myself Unnati Patel from SS Divine School. वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज़ करंट पढ़ा, करंट कैसे फ्लो होता है। तो करंट के लिए हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर लिया था, वहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हो तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना स्टार्ट होता है और वहाँ से आपका करंट मिलता है। अभी करंट डेंसिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो आप जो कंडक्टर ले रहे हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा। तो कंडक्टर के अंदर आप पर्टिकुलर सरफेस एरिया ले रहे हो, तो डिफरेंट साइज़ के जब सरफेस एरिया ले रहे हो तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा उसकी क्वांटिटी सेम होगी। उसमें से जो आपने सरफेस एरिया लिया उसमें से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होंगे? नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो आपके जो सरफेस एरिया में से ले रहे हो वो सेम नहीं होते। तो पर्टिकुलर कोई पॉइंट के लिए आपको जब सरफेस एरिया पर्टिकुलर कोई पॉइंट के लिए आपको करंट फाइंड करना हो, कितना करंट उसके अंदर से पास हो रहा है वो फाइंड करने के लिए आप करंट डेंसिटी यूज़ करते हो। तो करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं और वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है उसमें से जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल हो रहा है उसको हम करंट डेंसिटी कह रहे हैं। हमेशा जो आप सरफेस एरिया यहाँ पे लोगे वो सरफेस एरिया और जो करंट है दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अभी आपको करंट डेंसिटी में द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। वो आपको दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, जो आपने परपेंडिकुलर है उसमें से कितना पर्टिकुलर एक पॉइंट में कितना करंट फ्लो हुआ। तो इसके हम उसका इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपने जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया उसमें से जो आपने सरफेस एरिया था उसमें से टोटल नंबर ऑफ करंट फ्लो हो रहे। तो करंट को आप आई से डिफाइन करते हो, सरफेस एरिया को क्या डिफाइन करते हो, ए से। तो करंट डेंसिटी आपको याद ही है, जे से डिफाइन करते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो J इज इक्वल टू, आप यहाँ पे करंट डेंसिटी के लिए J इज इक्वल टू I/A ले रहे हो, क्योंकि पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से जो करंट फ्लो हो रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रहे हैं वो आपको दिखाता है करंट डेंसिटी में। अभी I का जो यूनिट है वो एम्पियर है और जो सरफेस एरिया है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो आपका जो SI यूनिट है करंट डेंसिटी के लिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हुआ। अभी हम लास्ट लेक्चर में वापस जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स लॉ में हमने 2 इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद जो आपका डायमेंशन पर जो डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, लेंथ पे, ऐसा पढ़ा था ना। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपने ये कंडीशन में पढ़ा था कि जब आप कंडक्टर की लेंथ ट्वाइस कर देते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। आपने जो क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ किया था, मतलब डबल किया था, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया था, डबल हो गया था। ये दोनों इक्वेशन को आपको यूज़ करके एक नया इक्वेशन आपने डिराइव किया था, R इज इक्वल टू, आपने ये इक्वेशन डिराइव किया था R इज इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ डिवाइडेड बाय A। अभी हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया, तो रो था रो L/A। अभी आपके पास ओम्स लॉ का इक्वेशन है, तो ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू IR। आर की जगह पे हम यहाँ पे ये इक्वेशन पुट करेंगे, रो L/A। रो क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो इक्वेशन आया है वो क्या आया, I/A रो L। तो यहाँ पे I/A क्या दिखाता है, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन में J से, जो आपका ये इक्वेशन है I/A, उसकी जगह पे हम J को रिप्लेस कर देंगे, करंट डेंसिटी को रिप्लेस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू हमें IR में हम लास्ट में हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी उसको पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा I रो L/A। वहाँ पे आपको I/A की जगह पे करंट डेंसिटी को पुट करना है। अभी एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे आपका जो करंट कंडक्टर है, कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हो और करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपने अप्लाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपने अप्लाइड किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जो यूनिफॉर्मली जो करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E ले रहे हो और क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी लेंथ L ले रहे हो। तो इफ E इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर लेंथ इज L, तो द पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप V इज इक्वल टू यहाँ पे J रो L/, लिखते हैं। तो V की जगह पे आप यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया था और उसकी कंडक्टर की लेंथ स्मॉल l थी, तो V की जगह पे आप E इंटू L लिख सकते हो। तो यहाँ दोनों साइड L है, कट हो गया है, तो आपको फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J इंटू रो मिलेगी। यहाँ पे E और J दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे आपको जो नीचे वाली इक्वेशन है वहाँ पे बोल्ड में लिखा है, अदरवाइज आप ऐसे भी उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते। उसको वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, ये वाला फॉर्म आएगा। अभी आपको पता है रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंडक्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू आप यहाँ पे 1/σ लिखते हैं। तो जहाँ आपकी रेजिस्टिविटी है वहाँ पे हम सिग्मा लिखेंगे, तो रिप्लेस होके क्या मिलेगा आपको फाइनल इक्वेशन, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A मिल जाएगा। जो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ इज अ कंडक्टिविटी आपको प्रेजेंट करता है। अभी आप लोग नई एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसके बारे में हम बात करने से पहले एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और उसके आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, वो उस फोर्स को हम कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं। ये चैप्टर में ओनली हम बात करेंगे सॉलिड कंडक्टर के बारे में। तो सॉलिड कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, मीन्स कि नेगेटिवली चार्ज करंट की वजह से फ्लो होता है। तो वो कैसे होता है, चलो हम देखते हैं। तो आपका जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अराउंड में जो सेल है वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे बाहर आउटर जो सेल होगी वो आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपका प्रोटॉन, और ये सपोज आपकी ये आउटर सेल है। तो ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। जो कंडक्टर है तो आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उसको रूम टेम्परेचर में उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आउटर सेल में से लिबरेट हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। अभी ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या करेगा, एक जियोमेट्रिक अरेंजमेंट बनाएगा, उसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। अब यहाँ पे हम ये वाली जो फिगर है उसमें हम यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है उसको अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं करते।
तब क्या होगा, तब आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे रैंडमली फ्लो होंगे। जैसे क्लास में टीचर नहीं होते तो सारे बच्चे ऐसे भागते रहते ना, वैसे रैंडमली फ्लो होंगे। तो जब हम उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पास हो रहे हैं वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रॉन पास होगी, तो उसकी वजह से आपको करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन तो है पर उसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो नहीं कर रहे, इसलिए करंट जो आपका करंट है वो आपको वहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। पर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की वजह से उसको थर्मल एनर्जी मिलती है एट ए रूम टेम्परेचर, तो वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं, वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन बताई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ए से जाके यहाँ पे ऐसे जिस जो लाइन दिखाई है वो ए टू बी आप देख रहे हो, वो वैसे वो फ्लो होगा। यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है ए टू बी वाली, वहाँ से वो रैंडमली फ्लो होगा। अब आप क्या करते हो कि अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो मतलब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो अक्रॉस अ कंडक्टर, दैट टाइम ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी क्यों मिलती है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो आपका करंट है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके नेगेटिवली चार्ज मीन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, तो अकॉर्डिंग टू योर न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, जितना यहाँ पे फोर्स लगाती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था उससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखा है ये जो डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है जब आपने यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तब आपका जो इलेक्ट्रॉन था ए से बी नहीं पर ए से बी डैश तक वो उसका पाथ चेंज हो गया। तो आपको जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो उतना, और जो पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन पर लगता है उतना इलेक्ट्रॉन फोर्स उस पर एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में एक्सेलरेशन होता है। तो वो एक्सेलरेशन कितना होता है, ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे जितना लगा रहा है वो डिवाइडेड बाय मास, जितना उसका एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में होता है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ मोमेंटरी, बहुत कम टाइम के लिए होता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना एक्सेलरेशन हुआ तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड होता है तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। जब फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो फिर से वहाँ पे उसको एनर्जी मिलती है, तो कोलाइड होने के बाद फिर से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो ये सारी प्रोसेस पूरी रिपीट होती रहती है। तो ये फिगर में आप बहुत ध्यान से देखो, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं की तब ये डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा था। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की तो यहाँ पे डॉटेड लाइन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तो तब ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो ए टू बी डैश तक वो करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। तो यहाँ पे बी और बी डैश के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी डैश इन द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the traveling from to A to B in the absence of electric field, the effectively ये आपका the effectively displacement of a electron is equal to the B dash, B dash is a present of electric field।
The velocity of electron corresponding to this displacement is known as a drift velocity. ये drift velocity को ऐसे Vd से हम डिफाइन करते हैं। अब ये दो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, वो कोलिजन कितने टाइम में रहता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द आयंस इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम टाउ से डिफाइन करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो आपका रिलैक्सेशन टाइम टाउ के बीच में हम एक इक्वेशन देख लेते हैं। तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो आपकी वेलोसिटी वीडी है, एक्सेलरेशन ए है और आपका यहाँ पे टाइम टाउ है। एक ही जगह पे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तब इलेक्ट्रॉन पे आपको फोर्स लगा था, वो कितना फोर्स था तो आपको याद है, वो जो आपको फोर्स फील कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वो कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन पर इतना उस पर फोर्स लगता था। तो Vd इज इक्वल टू एक ही जगह पे हम कैपिटल E इंटू स्मॉल ई डिवाइडेड बाय एम लिखेंगे। तो Vd इज इक्वल टू आपको ये फाइनल इक्वेशन मिलती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे। थैंक यू।